अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रमज़ान का महीना ख़त्म होने में 1 या 2 दिन रह गया है, या तो कल चांद रात होगी या फिर परसों। लेकिन बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है और रमज़ान ख़त्म हो रहा है, अपोजिशन जमातों का बाकायदा तौर पर यह कहना, खुसूसन तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से ये कहना कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनका इत्तेफाक अब इत्तेहाद में तेज़ी से बदल रहा है। लेकिन ये सबसे बढ़कर हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इंतशार की जो कहानियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आए दिन किसी न किसी को के हवाले से कोई ना कोई ख़बर होती है, खुसूसन वो जो कि अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। उनके मुताबिक स्पेशली शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को है, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन जाता है तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा। इन्हीं सब पर बात करने के लिए इन फोकस है हमारे साथ फैसल चौधरी साहब, सीनियर वकील हैं, साबिक महमूद तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैंने क्योंकि जिक्र किया इब्तिदा में फैसल साहब, और आपसे कई मरतबा जब भी बात होती थी तो लगता यूं ही था कि आप कम से कम इस लीगल टीम का हिस्सा रहेंगे और आपको कोई नहीं हिला सकता, लेकिन हमने देखा कि आपको भी इस टीम से निकाल दिया गया। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीज़न, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है बहुत ज़्यादा आप पर फोकस आया जब बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई मुमकिन हो सकी, और उसके बाद से लेके आप लाइमलाइट में ज़रूर थे, लेकिन अब यकायक आपके हवाले से जो है वो कई लोग नाखुश नजर आते थे। देखिए नादिया, मुझे पता चला है मेरी पीठ पीछे कुछ ऐसी साजिश की गई है, झूठ बोले गए हैं और ऐसी बातें इमरान खान साहब को बताई गई जिन पर उनका नाराज होना बनता था, जो कि हकीकत में हुई नहीं। और मैं जिस दिन उनसे मुलाकात भी होगी मेरी ईद के बाद तो मैं कन्फ्रंट भी करूंगा, और मैं तो इन साजिशों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। आई विल टेक देम टू द क्लीनर्स। और मुझे लीगल टीम पीटीआई की, मैं उनका कभी कोई मेरा पीटीआई के साथ लीगल टीम से नहीं था। इमरान खान साहब की का वकील मैं हूँ अभी तक, और जब वो कहेंगे तो मुझे वकील रहना या ना रहना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी रिहाई है, उसका लायमल क्या है वो इम्पोर्टेंट है। उनकी जो ये जो सियासी लीडरशिप है ये अपनी लड़ाइयों से निकल के उनके लिए काम कब करना शुरू करेगी। बाय उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी लीडरशिप को कह रहा हूँ। पार्लिमानी कमेटी में बड़े लोग सीरियस हैं, पॉलिटिकल कमेटी में कुछ लोग बड़े सीरियस हैं जो कि ये करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदार अनासर हैं जो कि इसके ऊपर भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे। और मेरी मौजूदगी में ये था कि इमरान खान साहब को बातें पता लग जाती थी, और जिस तरह से ये मुलाकातें रुकवाई गई हैं अलीमा बीबी को भी जल्दी एहसास हो जाएगा कि ये सारी मुलाकातें क्यों रुकवाई गई हैं, और उनके जरिए जो मैसेज बाहर आता था वो भी नहीं आ रहा। तो लेकिन मुझे एक बात बताएं ना फैसल चौधरी साहब, एक तो आपने कहा कि ये जो साजिश की गई है उसके हवाले से आप बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और जाकर इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी तो हर चीज़ बताएंगे। क्यों लोग आपके खिलाफ है, पहले तो ये सवाल बनता है, आपने ऐसा क्या किया है? देखिए, इनसिक्योरिटी हो जाती है ना कोई, क्योंकि इनएबिलिटी भी है। अब हमें जरा तजर्बा है पॉलिटिकल केसेस का, हम आंखें बंद करके कंसेंट कभी नहीं देंगे। हम जज को कन्फ्रंट करेंगे और जज से अपने ऑर्डर भी, जो हॉस्टाइल कोर्टों से भी ऑर्डर अपने हक में लेंगे, और फिर वहां पे आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से नहीं जाएंगे कि जो रूल सेट असाइड हुआ है उसकी बुनियाद पे कंसेंट दे देंगे, और फिर कंसेंट आप उसको अपनी मर्जी का इंटरप्रेट करने के बाद आप इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, इमरान खान का मैसेज नहीं देंगे और खुद उसे अवॉइड करेंगे, और सिर्फ अपनी पेशियों को बचाने के लिए कि मेरी जीआईटी में पेशी ना हो जाए, और जीआईटी में जो पेशियां हो रही हैं उससे मैं नुकसान ना हो जाए, तो आप जुबान बंद करके तो अपने उन मुकदमा, इमरान खान का नुकसान होता तो होता रहे, अपने आप के ऊपर कोई आंच ना आए। तो आपका ठीक है, और आपके जिनका आप जिक्र कर रहे हैं आपका मतलब सलमान अकरम राजा साहब से है, जो कि सेक्रेटरी जनरल इस वक्त हैं तहरीक इंसाफ। नादिया, कोई और बात कर लें, इतना इंपॉर्टेंट शख्सियत नहीं है जिनके ऊपर टाइम ज़ाया किया जाए। फैसल चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी जानिब से मेरे ही प्रोग्राम में ये कहा गया था लास्ट वीक कि आपके होते हुए जो रुफ़का हैं सियासी, उनसे इमरान खान साहब की गालिबन मुलाकात नहीं हो सक रही। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक जो पूरी लार्जर बेंच का फैसले के बावजूद भी जो रुफ़का हैं वो नहीं मिल पा रहे, और आपने जैसे अभी कहा भी कि उनकी बहन भी नहीं मिल पा रही, तो ये क्या मामलात हैं? तो फिर झूठा कौन हुआ?
गलत बयानी कौन कर रहा है? इसका मतलब ये है कि जो एक ही मुलाकात मैंने अरेंज करवाई थी बड़े तरीके से GH के हमला केस में, आलिया हमजा, जुनैद अकबर खान और दीगर को मैं ले गया था अंदर, जिसके बाद मुझे भी उन्होंने इंतजामिया ने कहा कि आपने बड़ी ये क्या, आप बहुत होशियार बनते हैं, आपने क्लाइंट बना के उनको अंदर ले गए, वो जाने नहीं दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो अब ये कराए ना मुलाकातें, तो ये झूठ, यही तो बात उन्होंने इमरान खान साहब से बात की है, यही गलत बात है, यही साजिशें करते रहे और आप मुलाकात कराए ना। इन्होंने अलीमा बीबी की मुलाकात भी बंद करा दी जो पहले हो रही थी, वो मुलाकात मैसेज तो बाहर आ जाता था ना। सही। तो लेकिन अब जो कोर्ट की जानिब से कहा गया है, इसको किस तरह से रीड किया जाए? बस अडियाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, कहीं और जाकर के आप जरूर बात कर सकते हैं इस मुलाकात के हवाले से? हाँ तो करें ना जी, क्यों नहीं की? अपना अलीमा बीबी से को भी नहीं करने दी और खुद भी नहीं की, करें ना, क्यों नहीं करते? तो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वीडियो टॉक को बात सुनी है किसी की? तो क्या मामलात है? देखिए, जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो असल मकसद है इमरान खान साहब को बाहर निकालने का, उस पर नहीं काम हो रहा, बल्कि सब अपनी अपनी पोजीशन इस वक्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को बाहर लाने का लायामल तो अभी तक नहीं दे सकी ना पार्टी। क्या लायामल है, क्या था? वो एक पॉलिटिकल अलायंस, ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस जो बनना था, जिसपे आपने कहा जी के इंफॉर्मेशन कह रहा है कि जी वो बनने की, वो JUI की कल आपने बयान नहीं सुने? वो तो सख्त नाराज है मौलाना साहब भी, और जो मुस्तफा नवाज साहब के घर पे उन्होंने इनसे गिले शिकवे किए, बल्कि इनको झाड़ भी पिलाई कि आप जो है रात को हमारे साथ एग्री करते हैं और सुबह आप हमें एतमाद में नहीं लेते। रात को आप कहते हैं कि नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकात नहीं करनी, सुबह उठते हैं तो आप वहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। रात को आप हमसे ये एग्री करते हैं कि हम उधर जाएंगे आपके साथ नेशनल कमेटी में और पार्लिमानी पार्टी का फैसला होता है, और सुबह उठ के आप हमें एतमाद में नहीं लेते। तो इस तरह से तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है कि इस तरह से तो अपोजिशन को अगर आपने एतमाद में नहीं लेना, सोलो फ्लाइट करनी है, आप बाकियों को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। तो ये तो मौलाना साहब का जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस था, जो कि इमरान खान साहब ने अपने अप्रूवल से, मैंने ही मैसेज दिया था जी, मुझे उन्होंने कहा था कि आप इनको कहें कि अपनी जात से उठें और उस पॉलिटिक्स में जाएं, और फिर एक तर्जुमान साहब को कहा था कि आप एक शख्सियत का तर्जुमान नहीं है, पार्टी के तर्जुमान है। सही। तो वो गुजारिश ये है कि ये चीजें इमरान खान साहब के अप्रूवल के साथ हो रही है। इमरान खान साहब को तो 3 हफ्ते के लिए आपने इनकम्युनिकेटिव कर दिया है, अब पता नहीं उसमें कितना देर लगेगा ना को मुलाकात। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब की, जाहिर है, और आप ही ने ये मैसेज बिल्कुल मुझे याद है अच्छी तरह आकर दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से के साथ मुलाकातें की जाए और उनसे एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कि कॉन्फिडेंट हैं इमरान खान साहब के, वही मुस्तकिल हर्जा सराई करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, और इसीलिए गुज़िश्ता रोज़ वो बयान आया जिसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि अब ये बताइए कि क्या ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है जो कुछ अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं? ये सब क्या मामलात हैं? वाई अली अमीन गंडापुर, उनको तो एहसास होना चाहिए कि उनके लीडर क्या चाहते हैं इस वक्त JUI से। देखिए, अली अमीन ने मेरे साथ बात की थी तो बड़ी मैच्योर बात उन्होंने की थी कि मैंने पैगाम बजाया मौलाना साहब के साथ, और मैंने कहा कि सियासी मामला जो हल तलब है हम हल तलब करेंगे, और इमरान खान की राय के लिए मेरे लिए कोई सियासी कीमत देनी पड़े मैं तैयार हूँ। लेकिन ये बयान की मुझे समझ में नहीं आई, वो क्यों, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, असल में नादिया कुछ भी बात करते हैं ना, तो ये बात ज़हन में रखें कि इसका जो नुकसान है ना, इसकी बेरिंग होती है इमरान खान साहब की जात के ऊपर, उनकी बीवी जो अंदर है, टिबुशरा बीबी जो है। तो आप कोई भी, वो तो तकलीफ में है, जेल में है, उनको जाके कोई पट्टी पढ़ाता है, कोई पढ़ाता है, उनका बेचारों का लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उनसे तो गिला भी नहीं कर सकते, वो इतने ज्यादा प्रॉब्लम में है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन ये जो अगर आप, मैंने अर्ज किया ना कि जब PM गया था मौलाना साहब के घर पे, तो असद कैसर के खाने के बाद तो दबाव महसूस हुआ तो PM गया ना जी। उसके बाद मौलाना जो अचकजई साहब के हुआ खाना, उसके बाद कॉन्फ्रेंस रुकवाई गई, तो आज शायद खान अब्बासी साहब ने भी नाराजगी का इजहार किया। तो ये जो अलायंस बनना चाहिए, जो इसके अलावा और कोई हल कोई नहीं है पॉलिटिकल, आपके पास लायामल तो है कोई नहीं, डील इमरान खान ने करनी कोई नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है फॉर एग्जांपल, तो क्या आएगा? वो इमरान खान साहब को जेल से तो नहीं निकलवा सकेंगे, वो तो कोई डील होगी। नवाज शरीफ ने हमेशा वो किया है, और वो नवाज शरीफ तो बाहर चले जाते हैं, उनके लिए तो प्लेटलेट्स फैज हमीद के जरिए काम कराना कोई मसला नहीं है। वो तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके जो है, उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके उन्होंने साजिश की और बाहर भाग गए।
और लेकिन इमरान खान तो ऐसे बंदे नहीं है, वो तो बनिगला जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर और किस तरह से रास्ता निकाला जाएगा फैसल चौधरी साहब? देखिए रास्ता तो निकालना है, डील आप कहते हैं, वही इनसे पूछना है ना कि फिर आपने करना क्या है। मुलाकातें भी बंद, नैरेटिव भी बंद, बयान भी बंद, और रास्ता आपके पास है कोई नहीं। तो देखिए ना, ये बड़ी हमारे लिए तकलीफ है। जो इमरान खान के सिंपैथाइजर, हम तो वर्कर है इमरान खान के, हम तो रजाकार हैं उनके। उनकी फैमिली भी काबिल एहतराम इसलिए कि इमरान खान की फैमिली है, उनकी पार्टी के लोग भी इसलिए काबिल एहतराम है कि इमरान खान ने लगाए हुए। एहतजाज आप लीड नहीं कर सकते, एहतजाज आप अरेंज नहीं कर सकते, आप किसी जगह न दूसरों को करने देते हैं। आप देखिए रुफ्का कार में आलिया हमजा बीबी का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा? सही, आलिया बीबी सबसे इस वक्त एक्टिव है पंजाब में, और पंजाब में तो उनको बनाया भी गया ना, उनको पंजाब में बनाया भी गया, इसलिए बनाया गया ना कि बाकी नायल थे, वरना क्यों बनाते? सही। बाकी और हमाद का और असलम इकबाल का मसला है कि वो नहीं आ सकते, उनके जेन्युइन इश्यूज हैं। तो फिर फैसल चौधरी साहब, इसलिए चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया गया और उन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, वर्कर उनको ऑन करते हैं। तो उनका नाम क्यों नहीं दिया जाता? और ये नाम देने के क्राइटेरिया क्या है, जिसको मैं चाहूंगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये नाम देता कौन है फैसल चौधरी साहब? नाम देता कौन है? ये जो मोतबरीन बने हुए आजकल वो। अच्छा, यानी सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब दे रहे हैं, और वो बड़े उससे कहते हैं कि जी ज़रूर ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, आप ये होता देख रहे हैं क्या? और क्या इस तरह के मामला पार्टी के अंदर हो चुके हैं कि जिसमें लोगों की नाराजगियां इस हद तक जा सकती हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने को तैयार हो जाएं? असल में नादिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोई सियासी वजह तो है कोई नहीं। इशू ये है कि अगर आप जिस तरह से आप इंसल्ट करते हैं, बेतौकीरी करते हैं, आप जाके अंदर जो जिन लोगों की आप नाम दे आते हैं उनको आप सफाई का मौका भी नहीं देते। शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, उसको आपने सफाई का, उन्होंने शोकॉल नोटिस दिया, वो शाह महमूद साहब अंदर जो है उन्होंने बड़ा इस पे खफगी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये बात उनके आप बेटे के ऊपर इल्जाम लगाए, हमारे जो है मैंने उठाए गए, बेचारों ने मार भी खा ली, घरों पे भी कुट भी खा ली, पार्टी से भी बेइज्जत हो गए। ये क्या तरीकाकार है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने सियासी वजह तो कोई नहीं है। किसी जो जाती है, अगर आप किसी की तकीर करेंगे, तौहीन करेंगे, तो वो तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं। इमरान खान साहब से तो मिलने नहीं देते ये किसी और को। मतलब एक चीज होनी चाहिए ना, रोटेशन बेस्ड होनी चाहिए। पंजाब से लोग जाएं, फिर सिंध से जाएं, फिर बलोचिस्तान से जाएं, फिर केपी से जाएं, और साथ में जो है वो 6 बंदों के आप नाम देते हैं तो 3-4 पार्लिमानी कमेटी के लोग जाएं, ताकि सब मुलाकात करके उनको बात तो बताएं। और फिर अंदर आके बाहर आके कह देते हैं इमरान खान साहब नहीं मिलना चाहते। इमरान खान साहब ने कभी किसी से इनकार नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने कहा था कि अपोजिशन आए 100 केस मिला, लेकिन ये मिलने नहीं देंगे हुकूमत वाले। तो वो तो कभी भी ना नहीं करते। अच्छा, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब और कई मरतबा ऐसे बहुत से लोगों के नाम आए कि जो कहा कि इमरान खान साहब मिलना नहीं चाहते। तो अब ये बात भी बड़ी अजीब लगती है कि इमरान खान साहब लीडर होते हुए अपने ही लोगों से अगर नहीं मिलेंगे या उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर बात आगे कैसे बनेगी। सो फैसल चौधरी साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि अब जो रिसेंटली बाबर अवान साहब ने, आप पहले बात कीजिए फिर आई विल कम टू बाबर अवान। मैं साइन कराता था इमरान खान साहब की लिस्ट। सही, मैंने कहा इमरान खान साहब से साइन जो लिस्ट थी ना जी, वो साइन होती थी वकीलों की भी और उनकी, और जिनको वो चाहते थे वो शुरू जाते थे कि सर ये बात है, ये वो देते थे। और वो साइन लिस्ट आप रिकॉर्ड से, जेल के रिकॉर्ड से ले सकते हैं। कभी भी मैंने लिस्ट अपनी नहीं दी, अपनी तरफ से कभी दी नहीं। ओके। अब बाबर अवान साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हाल ही में जो इस वक्त कंडीशन है इमरान खान साहब की, उस पर उन्होंने जो एक तस्वीर खींची है उससे तो हालात काफ़ी ज़रा गंभीर लगते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लाइट भी चली जाती है। फिर उन्होंने किताबों का जिक्र किया कि वो भी मैसर नहीं, जिस एरिया में मुलाकात थी उन्होंने कहा वो भी इंतहाई छोटा था। तो क्या यही इस वक्त चल रहा है इमरान खान साहब के साथ? इमरान खान साहब को सॉलिटरी में रखा हुआ है, बुशरा बीबी को भी सॉलिटरी में रखा हुआ है, यानी कैद तन्हाई में। अब वहाँ पे अगर आप किताबें भी न दें, रीडिंग मटेरियल भी न दें, टीवी भी बंद कर दें जब भी आपका दिल करे, और मुलाकातें भी ना होने दें। पहले तो हम 5 मुलाकातें करते थे, 3 मीटिंग होती थी और 2 मीटिंग होती थी, 3 पेशियां हो जाती थी, वो खत्म हो गया। अब मंगल के मंगल चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी तो जाके मिलते हैं, तफजात फिर भी सियासी जमातों के जो है ना वो रिजॉल्व नहीं हुए। क्यों नहीं रिजॉल्व हुए? मेरा मतलब है स्टेगनेंट ही रखा हुआ आपने, आप तो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे किसी चीज से।
क्या आगे बढ़े हैं आप, क्या आपने काम किया है, क्या आपने हमें भी तो बताएं ना कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कौन सा तीर मारा है जो अभी तक आप सामने नहीं आ सके। रमजान पूरा गुजर गया, रमजान से पहला महीना गुजर गया, अब ईद के बाद जो है आप कह रहे हैं कि जी एहतजाज आप करने की बात कर रहे हैं। एहतजाज जब कहा था डाला के बाहर कैंप लगाएं तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, हम तो नहीं जाएंगे वहां पे, सबको मना कर दिया। पूछ लीजिए आप किसी से, सही सही आप किसी से, इमरान खान साहब ने मेरे सामने और मेरे से ये झगड़ा किया कि आपने बाहर आके क्यों कहा कि बाहर एहतजाज के कैंप लगाए। मैंने कहा तो उन्होंने कहा था मैं तो बताऊंगा जो वो कहेंगे, मैं तो नहीं रुकूंगा। और वो नहीं बताना चाहते जो इमरान खान साहब का पैगाम है, वो बाहर आकर नहीं देना चाहते। मैं कोई मेरा झंडा हाँ, इमरान खान साहब ने कहा था कि डाटा के बाहर कोई इफ्तारी कोई मतलब एक्टिविटी करें, ओके, तो वो भी नहीं की, भाग गए। सही सही। हालांकि जुनैद अकबर और आलिया हमजा तैयार थे, ये भी मैं आपको बता दूं। जुनैद अकबर, आलिया हमजा बाहर एक पूरी एक्टिविटी के लिए अडियाला के बाहर, चाहे वो इफ्तार हो या कोई एहतजाजी कैंप हो, पूरे तैयार थे। उन्होंने कहा हमें बताएं आपने कैंप लाने, बंदे शंदे लाने, जो भी है, ये फिर बाकी भाग गए जो इस वक्त सारे जो बने हुए हैं। ये क्यों नहीं करना चाहते? बस ये आखिरी बात हमें बताएं, क्या वजह है कि जब सारी सपोर्ट भी दे रहे हैं, आलिया हमजा तैयार, जुनैद अकबर तैयार, व्हाई इज इट कि ये मना करते हैं? डरते हैं। किससे? जेल जाने से घबराते हैं, पुलिस से, और लीडरी भी करना चाहते हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करते हैं हम इसी तरह से जहाँ पे एहतजाज कर रही है अपोजिशन, वहीं हुक्मरान इत्तेहाद जमात जो है उसमें शामिल एक जमात कहती है, उसने भी इंदिया दिया है कि वो भी ईद के बाद धरना देने को है। वेलकम बैक। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी ये इंदिया दिया है कि वो हुकूमत से अलहदा भी हो सकती है, यानी वफाकी हुकूमत से, और इसके साथ साथ कराची के हवाले से भी उन्होंने धरने की जिक्र किया है कि ईद के बाद एक धरना भी दिया जा सकता है। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार साहब, कौमी असम्बली के मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फारूक सत्तार साहब, ये ईद के बाद जो धरने का इंदिया दिया गया है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैफिक के मामलात हैं, जो एक्सीडेंट्स के मामलात हैं शहर कायद में, इससे रिलेटेड आप कह रहे हैं? क्योंकि आपके कई बयान आए कि लावा बहुत पक रहा है और ऐसा ना हो कि फट जाए। देखें, ये दो प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी है। ठीक, एक तो गवर्नर साहब ने भी कराची में जो होने वाले मसालिम है, नाइंसाफी है, जिस बेदर्दी, बेरहमी और बेहिसी के साथ डंपर और टैंकर माफिया की दहशतगर्दी के नतीजे में सैकड़ों जानों का ज़िया हुआ है, जिस तरह बेदर्दी से लोग कुचले गए। अब्दुल कयूम, उनकी नौबियाता वाइफ ज़ैनब और उनका पैदा होने वाला बेटा, पैदा होने से पहले इस्माइल दुनिया से रुखसत कर दिया गया। ये जुल्म की अब इंतहा हो गई है। फिर रहजनी डकैती में अलग लोग मारे जा रहे हैं, मज़ाहमत ना करें तो भी मारे जा रहे हैं। तो अब इसके बाद ऊपर से फिर जो वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कुछ कहने की रवादार नहीं है, वो भी उनके हाथों मुसलसल ब्लैकमेल हो रही है। इतने आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के बाद भी सिंध तो ऐसे उनके हवाले कर दिया गया है जैसे उन्हें खुली छूट है, चाहे वो अपनी 15 साल जो बदउन्मान तरीन, करप्ट तरीन, बदतरीन हुक्मरानी को इसी तरह जारी सारी रखे। कराची से मरकज भी वसाइल लेता रहे, टैक्स लेता रहे 60-70% और 90-95% सूबा भी लेता रहे। ये तो टैक्स है। इसके अलावा करप्शन की मद में जितना टैक्स लिया जाता है उतना ही करप्शन की मद में भी मुख्तलिफ जेबों और जाती जो है वो कॉफर में ये सारा पैसा जा रहा है। ये लूट मार जिस तरह हो रही है, फिर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने अलग लोगों की कमर तोड़ दी है। बिजली, गैस, तेल की कीमतें 7वें आसमान से ऊपर चली गई। नहीं, लेकिन फारूक भाई, इश्यूज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ विफाक से रिलेटेड हैं, कुछ इस सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, यानी सारे लोगों को जमा भी तो किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है ये थमने का नाम नहीं ले रहे। तो इसमें तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि रूल्स पर अमल दरामद होना है। अब से कुछ दिन पहले मैंने खुद देखा कि हैवी ट्रैफिक जो है वो 10:15 बजे 10 बजे
बड़ा जबरदस्त किस्म से घूम रहा था, जबकि थोड़े दिन पहले ही इसी हुकूमत ने ये कहा था कि रात 12 बजे के बाद ही हैवी ट्रैफिक आ सकता है। तो ये बैठकर बात कर लेनी चाहिए ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, धरने से क्या होगा? अब देखिए ना, बैठकर बात करने में तो वो इस बात के रवादार है ही नहीं कि एमक्यूएम के वजूद को ही मानने से वो तो इनकार करते हैं। उनका तो ये कहना है कि चूंकि उनके पास एक अक्सरियत है, मसनूई आबादी की जो गिनती होती है जिसमें मसनूई इजाफा हर 10 साल के बाद वो करते हैं और कराची की आबादी को कम किया जाता है, वो तो शुक्र है 2023 में डिजिटल मरदमशुमारी हुई, हमें कुछ एक्सेस मिली, तो पहली बार हम सिंध की आबादी का 37% हुए, वरना 50 सालों से हम 32% थे। उसकी वजह से कौमी असेंबली की और 3 सूबाई की सीट बढ़ी। ये हमारा एक क्रेडिट है, हम ये क्लेम करते हैं और लोग भी मानते हैं। लेकिन अब आप बात आ जाए, ये जो कॉन्फ्रेंस की थी ये खानापुरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, सबको बुलाया गया, लेकिन उसमें मुझे कहा गया सीएम साहब होंगे और मुझे इस्लामाबाद से रश कराया गया कि आप आ जाए, मैं आ गया। सीएम साहब नॉन सीरियस है ना, वो कहते हैं कि ये मसला ही नहीं है। देखें, अगर कॉन्फ्रेंस अगर की थी तो उसमें क्या कहा था कि भाई आइंदा ट्रैफिक के कवायद और कानून जो है उनको लागू किया जाएगा, जो जिम्मेदार होगा उसको एक्सपोज किया जाएगा, एक कमीशन बना के तहकीकात। तो अब तक क्या तहकीकात हुई, कौन जिम्मेदार है? हम कहते हैं कि ये इंसानी मसला है, चलें सियासी नहीं है, वो कहते हैं इंतजामी है, तो भी आपकी नाअहली है, आपकी नाकामी है। इंतजामिया आपके अंडर में, पुलिस आपके अंडर में, ट्रैफिक पुलिस आपके अंडर में, तो फिर जिम्मेदारी कबूल करें, तहकीकाती कमीशन बना के किसी पे तो जिम्मेदारी डाले, वरना हुकूमत पे आएगी, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर पर आएगी, होम मिनिस्टर पर आएगी और सीएम पर आएगी। तो वो फिक्स तो करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखें जो महज़िब जमहूरी पुरअमन महज़िब जमहूरी माशरे होते हैं वहाँ अपोजिशन को क्रेडिट देने के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। 18वीं तरमीम के बाद तो लोगों की जान माल इज्जत आबरू की सारी जिम्मेदारी आपके सर चली गई है। उसके बाद भी अगर आप ये जवाब ना दें कि ये कौन कर रहा है, किसकी कोताही से हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, गाड़ियां खराब हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो नशे की हालत में होते हैं, गैर लाइसेंस। तो गवर्नर साहब ने एक खत भी तो लिखा था ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसी हवाले से, 2 खत लिखे हैं। 2 खत लिखे हैं, मेरे कुछ एमपीएस ने भी लिखे हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहिबान को भी चाहिए, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के, भाई अगर देखें लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में 300 लोग मर जाएं, रेजनी, डकैती और ट्रॉलर, डंपर और कंटेनर माफिया के पहियों में कुचल जाएं, तो क्या पाकिस्तान पूरा नहीं हिल जाएगा? अगर लाहौर, खुदा न खास्ता लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद, अभी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज ये वाक़या हुआ है, तो अच्छे खासे लोग वहां टेलीफोन पर ये तबादले ख्याल कर रहे हैं। तो कराची वाले सही कहते हैं, अभी बहुत सारे लोगों तो उस वक्त पता चलता है जब उनके घर में आग लगती है, जब उनके साथ वैसे ही हालात होते हैं जो गुज़िश्ता 30-35 सालों से हमारे साथ है। भाई हमने अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए एक तहरीक बनाई, हमने जायज इलेक्शन लड़के वोट लिए, एक जायज बच्चा भी नापसंदीदा बच्चा है, भाई क्यों कराची के साथ ये सौतेली मौत से बदतर सलूक क्यों? लेकिन अल्टीमेटली क्यों उस तरफ मुंह करके क्यों बैठी है? नहीं, आप विफाकी हुकूमत को कह रहे हैं फारूक भाई कि वो भी क्यों मुंह उधर करके बैठी है, लेकिन जिम्मेदारी तो देखिए सूबाई हुकूमत की है ना 18वीं तरमीम के बाद। अब वो दाखिला के हों, ट्रैफिक रूल्स हों, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो, एवरीथिंग कम्स अंडर देम। लेकिन आप लोगों ने पिछले हफ्ते, मुझे याद है कि ये इंदिया दिया था कि आप लोग विफाकी हुकूमत से अलग होकर ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ सकते हैं क्योंकि वहां भी आपके वादे पूरे नहीं किए गए हैं। सो ये क्या मामलात है? क्योंकि पहली बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इंतखाबात से कबल ही एतमाद जो है वो एक एतमाद का वोट डाल दिया था आप लोगों ने एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गोद में। हमें ब्लैकमेल करना होता ना पीएमएलएन को, हम 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अपनी बहुत सारी बातें मनवाते। 8 चक्कर अगर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने दरवाजे के लगवाए अपने घर के, तो हम भी कमोबेश 8-10 चक्कर लगवाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, हुकूमत के स्पेस और मौका देने के लिए, पहला साल है, आप करें, हमारे पास जो कुछ है 22 वोट वो आपके हैं, हम आपको देंगे और देते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ भी कुछ वादे वहीद किए थे। 5 वजारतों से बात शुरू हुई थी, एक वजारत खालिद मकबूल को पकड़ा दी गई, 2 वजारतें क्लब करके, और उसके बाद जो है वो अल्लाह खैर सल्ला 15 अरब रुपए अब तक रिलीज नहीं हुए। 9 माह गुजर गए इस बजट को, जिसे सड़कें, नालियां, निकासी, आप कुछ हमें कराची में और हैदराबाद में 5 अरब कुछ हमें काम करने, वो नहीं। अब 9 माह हो गए, अभी तक इदारा तहनीत PIDCL को ऑर्गेनाइज बहुत ताखिर से किया गया।
टेंडर अभी तक शुरू नहीं हुए। भाई देखें, बच्चा रोता है तो माँ तवज्जो देती है, अब थोड़ा सा तवज्जो दी तो ये कुछ मसले हल होंगे। 27वां आईनी तरमीमी बिल एमक्यूएम का होना चाहिए। 140 की तशरीह है, तौजी है, एक्सप्लेनेशन है कि भाई जो कवानीन बने लोकल गवर्नमेंट के वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो 140 की नफी हैं। तो उसको सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि सारे बल्दियाती कानून सारे सूबों के वो 140 की नफी करते हैं, गैर आईनी है, उन्हें कलअदम करार दिया गया, फिर भी वो लागू है। अब तौहीन अदालत का मुकदमा भी करेंगे सूबाई हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वफाकी हुकूमत को भी आइन के कस्टोडियन होते हुए कहीं ना कहीं तो पकड़ पे देखें। पीडीएम की जो पहली हुकूमत बनी थी ये उसी का तसलसल है ना, पीडीएम। तो हमसे जो वादे किए थे शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त मौलाना साहब भी थे उस हुकूमत में, उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब और बिलाल भुट्टो जरदारी जो है उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, उसमें वो विटनेस है जो मायदा हुआ था, बिल्कुल तो याद मायदे पर अमल तो कराए ना जी, तो फिर मुझे अमल कराए। नहीं तो वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग की भी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन फारूक सत्तार साहब देखिए, माजरत के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इस वक्त लोग तनकीद करते हैं कि बस खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। मतलब आप धमकी भी देते, लोग आपको सीरियस नहीं लेते, ये क्या रीजन है? देखिए मैं मुस्तरद करता हूं कि उनका तासुर गलत है, लेकिन बहरहाल तासुर है, आप सही कह रही हैं। लोग तनकीद सही कर रहे हैं कि भाई जबानी कलामी हम कितना तेज और तुंद लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, इसी तरह इंटरव्यू दे रहे हैं, रोजे की हालत में भी बहुत एनर्जी का लेवल हाई रख के हम अपने इंटरव्यू दें और सारे अवाम को पैसिफाई करें, उनके जख्मों में मरहम रखें। गवर्नर खुद चल के शोधा के घरों पर जाए, उनके जख्मों पर मरहम रखें, उनके मुआवजे के मुतालबा करें, मुआवजे की बात करें, अपनी तरफ से जो कुछ कर सके अपने दोस्तों की तरफ से वो करें। ईद के बाद उनको बुलाकर कहें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस में करेंगे, एमक्यूएम को भी एक फरीक के तौर पर बुलाएंगे, बाकी जमातों को भी, तो कम से कम किसी जगह तो सर जोड़कर बैठेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे तो चले वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने पार्टी में ये एजेंडा रखा है कि इन सारी कोशिशों को लोग कहेंगे ये लिप सर्विस है, आपको अमली तौर पे कुछ करना होगा। तो भाई एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो हमारा मुंतजर है। सही। लोगों के सब्र को पैसिफाई करना है, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना है, उनके गमो गुस्से के लेवल को नीचे लाना है। तो हमें अब सड़कों पर आना होगा, सीएम हाउस पे धरना देना होगा, ये मेरी राय है। मैंने खालिद भाई को दे दी है, मुस्तफा कमाल भाई को दे दी है, पूरी सेंट्रल कमेटी को दे दी है। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं, सीएम हाउस जाना होगा। 18वीं तरमीम के बाद आप सही कहती हैं 2000 अरब रुपए सूबे को 15 सालों से हर साल वफाक से मिलते हैं। बिल्कुल। अगर कराची में नहीं लगे, हैदराबाद में नहीं लगे, तो कम से कम लाड़काना नवाबशाह में दिखा दें। एक आप मलिर एक्सप्रेस वे बना दें, उसको शाहराह भुट्टो कह दें, तो क्या लोगों का पेट भर जाएगा, लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे? भाई आपका अपना मेयर गवर्नर के पीछे पड़ा है, वो बेचारा गवर्नर भी मजबूर होकर एंगेज होता है। वो कहता है मेरे पास वसाइल नहीं, इख्तियारात नहीं। 50,000 बच्चों का इंस्टीट्यूट बनाकर अब वो बच्चे 9 महीने में 9-9 लाख 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये सारे खलीजी ममालिक जाएंगे, 50,000 बच्चे, 5 लाख का कोर्स फ्री, 25 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, उनके दोस्त, स्पॉन्सर्स, डोनर्स, एतमाद है ना भाई। गवर्नर हाउस में एक काम प्रैक्टिकल हो रहा है। सही। 10 लाख राशन, वो असल में वो बातें तो अब मेरे ख्याल से अब दम तोड़ गई ना, क्योंकि बार बार जहां तक हमें याद है कि जो ये मुआहदा हुआ था, आपका नहीं बल्कि इस पूरी हुकूमत जब ये बरसर इक़्तिदार आई थी, कि गवर्नर सिंध जो होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चॉइस के होंगे, या नून लीग की चॉइस के होंगे। लेकिन अब कामरान टसूरी साहब हैं गवर्नर, और कई मरतबा ये पता चलता है कि जी अब उनको हटाया जा रहा है, फिर रखा जा रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है पोजीशन काफी मजबूत है। देखिए जी, अगर पंजाब में सूबा असेंबली में जो कि 300 का हाउस है गालिबन, अगर 5 मेंबर है सिर्फ पीपल्स पार्टी के, और उनका गवर्नर आईनी ओहदा वहां संभाल सकता है, तो अगर PMLN की ब्लेसिंग से, प्राइम मिनिस्टर की ब्लेसिंग से अगर एमक्यूएम को एक आईनी ओहदा दिया गया है, तो हमारी तो 22 सीटें कौमी असेंबली में तीसरे बड़े पार्टनर हैं हुकूमत के, एलाई। और इसी तरीके से सूबे में हम दूसरी बड़ी जमात है। तो उसके बाद भी अगर पीपल्स पार्टी के किसी रुकन के पेट में दर्द होता है, पता नहीं ये पॉलिसी स्टेटमेंट है या नहीं है जो दिया गया, और अंदर अंदर कानाफूसी होती है, गवर्नर को हटाने की साजिश होती है, तो भाई अगला जो गवर्नर आएगा, खुदा की कसम वो अपनी
कोई भी 3 साल की टर्म हो वो पूरा ही नहीं कर सकता, बल्कि ये ओहदा खत्म करना पड़ेगा जो बेंचमार्क कामरान टिसूरी भाई ने सेट किया है, कोई नहीं उतर सकता। कराची मॉनेटरी फंड बना दिया है, वो 50,000 बच्चे, IMF की जो कशकोल है, हमारा कासा गधा टूट जाएगा। $1.5 अरब पहले साल में, $6 अरब 5 साल में। हाँ, हमें जरूरत ही नहीं IMF की। हाँ, लेकिन इतना डॉलर आएगा पाकिस्तान में तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए गवर्नर, बल्कि आपको तो उसकी कॉपी करनी चाहिए, इस गवर्नर को ले जाना चाहिए और उसके हाथ चूमने चाहिए और जाके पंजाब गवर्नर हाउस बलूचिस्तान KPK में आपको ये 10-10 हजार बच्चों का आप भी करें। हाँ। अपने फिलैंथ्रोपिस्ट, अपने पैसे वालों को जो लेकिन ये बात तो मेरे ख्याल से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि गवर्नर सिंध जितने एक्सेसिबल हैं और जितना अवाम के साथ उनका रिश्ता है, ऐसा जरा कमी देखने में आया कि किसी गवर्नर का हो। ये तो एसेट है, नेशनल एसेट है भाई, कदर करनी चाहिए। अच्छा, बस ऐसे गवर्नर की, मेरे पास गवर्नर को ऐसा बनना चाहिए। लास्ट 50 सेकेंड्स हैं फारूक सत्तार साहब, प्लीज मुझे ये बताइएगा कि जो सिंध में चोलिस्तान मंसूबे के लिए जो कनाल नहरों के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें सरापा एहतजाज है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान क्या विफाक के साथ है इसमें कि हाँ जी वो चोलिस्तान प्रोजेक्ट बनना चाहिए, सिंध का पानी वहां जाना चाहिए, या सिंध की जमातों के साथ खड़े हैं इस पे? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अवाम के साथ है और सिंध के दही अवाम ने अगर कोई ऐसी तहरीक कायम की और वो चोलिस्तान में जो नहरें निकाली जाएंगी उसके खिलाफ है, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस बिल पर जो इस सिस्टम के लिए रास्ता हमवार कर रहा था उस पर दस्तखत कैसे कर दिए? मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मतलब ये कि होते हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, तो मतलब देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो क्यों सिंध के अवाम, मैं तो कहता हूँ कि आए मर्द के बच्चे बने, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास करें, आइन का जो है ना रियासती एक इदारा है, उस इदारे में जाके चारों सूबों की राय लें और उसमें मुराद अली शाह खुल के मुकाबला करें और कहें कि नहीं, तब मानेंगे कि आप सिंध के अवाम के साथ हैं, सिंधी भाइयों के साथ हैं, कौम परस्तों के साथ हैं, और शायद इसमें कोई मंतक है, रीजन है और साइंस है कि शायद आपका पानी कट रहा है, या तो आपको वहां मुतमईन किया जाएगा, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट मुतमईन करें, चाहे वो PMLN करें। अगर ऐसा हो रहा है और पंजाब के ही पानी को घुमाकर इवन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पानी की लीकेज को रोककर चोलिस्तान में दिया जा रहा है और सिंध का पानी 54 मिलियन एकड़ फीट, उसके एक कतरा भी कम नहीं हो रहा, तो मुझे तो हकाइक चाहिए, मुझे कोई समझाने वाला तो हो, कोई मुझे रुजू तो करे, मेरे पास आए तो सही। मुराद अली शाह है, हमें कम से कम इस मामले में कहें कि हमारा साथ दे, उन्हें हमारी परवाह ही नहीं है, वो कौम परस्तों की आंखों में, सिंध के अवाम की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। तो भाई हकीकत के साथ खड़े हो, सच्चाई के साथ खड़े हो, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाओ, उसमें जाओ, लिखो। बिल्कुल, ये तो उन्होंने एक डिमांड भी की है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम से और पूछेंगे कि ये क्या मामलात हैं कि बात बनते बनते बिगड़ सी जाती है। वेलकम बैक। ऑपोजिशन जमातों का जो इत्तेफाक है वो इत्तेहाद में बदल रहा है। ईद के बाद ऐसा तहरीक इंसाफ का कहना है, लेकिन क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका कि जिक्र मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया था वो दूर हुए या नहीं? और गुज़िश्ता रोज़ जो JUI की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब की बयान पर वजाहत मांगी गई थी, वो भी मिली है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। असलम गौरी साहब, ये तो बताइए कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अली अमीन गंडापुर हैं उनकी जानिब से जो कुछ कहा गया और उस पर गुज़िश्ता रोज़ आपके बयान भी आए कि वजाहत देनी चाहिए कि आया ये अली अमीन गंडापुर की पॉलिसी है या तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब पर हज़रत सराई की जा रही है। तो क्या आपको कोई वजाहत दी गई, कोई राब्ता किया गया आपसे? बहुत शुक्रिया आपका नादिया। बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बने, और हालांकि ये हमारी तरफ तो जो सदात थी वो PTI ने की थी, लेकिन उसके बाद फिर हम सब इकट्ठे हुए, महबूब खान साहब हैं, शाहिद खाकान साहब हैं, सबका ख्याल है कि ग्रैंड अलायंस बनना चाहिए। उस पर काम हुआ। चूँकि हमारे और PTI के दरमियान में बहुत इख्तलाफात थे, तो हमने सोचा कि पहले अपने इख्तलाफात दूर कर लें। तो हमारे और उनके वर्कर्स के दरमियान में बहुत बड़ा खला था जिसे दूर करना जरूरी था, और हमने उसको दूर किया। काफी हद तक हम नीचे ले आए वो जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो साथी, मैं समझता हूँ कि
जरूरत से ज्यादा जज्बाती थे, हमने उसको नरम किया। लेकिन उसके बाद ये कि थोड़ा सा कुछ बाकी थे मामला, तो ये तय हुआ कि इससे कबल या इसके फौरन बाद हम एक इजलास करेंगे, उसको सारी चीजें क्लियर करेंगे। परसों अचानक अली अमीन गंडापुर ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि जो एक इंतहाई मुतनाज़ा है, उलमाए कराम की तहरीक करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये अजीबोगरीब मामला है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जमात में 20 से 25 लाख उलमाए कराम हैं जी, और उनके वही रोडों पे आते हैं, वही हमारे साथ खड़े होते हैं। वो मौलाना की अकीदतमंद है, वो कारकुन सियासी कारकुन आदमी होते हैं, पहले अकीदतमंद होते हैं। अब उनके खिलाफ कोई बात कहना या फिर मौलाना साहब की जात पे कोई अटैक करना, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। पीटीआई इत्तेहाद नहीं चाहती, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि रोडों पे मेरे और कारकुन और पीटीआई के कारकुन आपस में बहाव दस्ते गिरेबान हो। नहीं, लेकिन कतम कलामी के लिए माफी चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि पीटीआई इत्तेहाद नहीं चाहती, लेकिन आपसे पहले फैसल चौधरी साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कैटेगोरिकली उन्हीं के जरिए पैगाम पहुंचाया था इमरान खान साहब ने, और वो ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक इत्तेहाद कायम हो और मिल करके आगे बढ़ा जाए। फैसल चौधरी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मेरी मौजूदगी में ही ये वो तशरीफ लाए थे और ये पैगाम उन्होंने दिया था। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी का चेयरमैन तो ये चाहता है, लेकिन वो शायद इतना कमजोर हो गया है कि उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी उसका सीएम कर रहा है। उसी ने तो खुद सीएम ने कुछ दिन पहले कहा था, और खुद पार्टी के रहनुमाओं ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने कहा है कि मौलाना साहब की जात के बारे में कोई बात ना की जाए, और खुद अली अमीन ने भी ये बात कही थी। लेकिन परसों का अली अमीन का स्टेटमेंट ये बता रहा है कि शायद अली अमीन अब अपनी पार्टी में अपने चेयरमैन से भी बगावत कर रहा है, अपने कायद से भी बगावत कर रहा है, क्योंकि उसके अहकामात की खिलाफवर्जी करने का मतलब तो ये हुआ कि वो फिर अपनी पार्टी से क्या बगावत कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिसको पार्टी की मौजूदा क़यादत जो बाहर बैठी हुई है उसको अंदर देखना होगा कि वो कौन। देखो, वो बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे पास आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। फैसल साहब खुद कई दफा आए हैं, बाकी क़यादत भी आई है, टाइम तो मुख्तर होता है, नाम ना लूं मैं उनका मुनासिब है, सारे आए हैं, तकरीबन सारे आए, ठीक, और सबने आके यही कहा है कि हम चाहते इत्तेहाद बने इस तरह। लेकिन फिर पीछे से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी वो अकरम वकास साहब की शक्ल में होते हैं, कभी वो अली अमीन गंडापुर साहब की शक्ल में होते हैं, वो वहां से कोई ऐसा बयान काट देते हैं जो बयान हमारे उनके दरमियान में कम हुए फासलों को मज़ीद बढ़ावा देता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कारकुनों के अंदर एतमाद नहीं होगा तो आप कोई तहरीक चला नहीं सकते। हाँ, साफ सारे कारकुन, जब कोई जलसा होगा, जुलूस होगा, रैली होगी, तो मेरे और पीटीआई के कारकुन इकट्ठे ही होंगे एक जगह पे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम कनात लगा के अपना अलहदा बैठाएंगे या अपना अलहदा बैठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ अगर कारकुनों को एतमाद आपस में नहीं होगा तो वहां पर ऐसा ना हो कि हम सांझे की जो है वो हड्डियां बीच चुरा के फूटना शुरू हो जाए और तमाशा बनना शुरू हो जाए। तो हम तो इस चीजों को पहले ही क्लियर करने की कर रहे थे, जो मामला हम ठंडे कर रहे थे। हाँ। तो उस पर इनकी तरफ से ये बात आ जाती है, हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी साथी ने भी तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज, जो आपकी तरफ से डिमांड भी आई, तो क्या सलमान अकरम राजा साहब जो कि बतौर सेक्रेटरी जनरल इस वक्त हैं, उन्होंने आपसे रब्ता किया हो, आपकी जमात से रब्ता किया हो और कहा हो कि जी ये गलत हुआ जो हुआ और इस पर वो वजाहत जरूर पेश की जाएगी? देखें, मीडिया के हवाले से तो मेरे तक ये मैसेज पहुंचा है कि उन्होंने किसी जगह चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा था मौलाना साहब का एहतराम करते हैं, उनके साथ ये जो हुआ है मैं खुद मौलाना साहब से बात करूंगा। ये उन्होंने अल्फाज एक मीडिया पे कहे हैं, कल मैंने सुने जी जी। लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना साहब चूँकि डेरा इस्माइल खां हैं, वहाँ तक अभी तक उनका रब्ता हुआ नहीं हुआ। वहाँ भी सिग्नल का भी इशू होता है, कई और मसाइल होते हैं, मुझे नहीं पता उनका रब्ता वहाँ हो सका या नहीं हो सका, लेकिन आज दोपहर तक रब्ता उनका नहीं हुआ था। तो मुझे एक बात बताइएगा असलम गौहरी साहब, क्योंकि आपने कहा कि तकरीबन सारे ही लोग आए हैं तहरीक इंसाफ के मौलाना साहब से मुलाकात के लिए और वक्तन फ़वक्तन ये मुलाकातें होती रहती हैं, आपको क्या लगता है कि पार्टी सिंक में है? वो भी इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मौलाना साहब की जमात के साथ चलना है, तैयार हैं, या आपको लगा कि कुछ लोग शायद इनमें से ऐसे हैं जो नहीं चाहते? देखें, खैर इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और वो बेहतर समझते हैं, वो दबे लफ्जों में हमें बताते भी रहते हैं। उनके अंदर कुछ मामला ऐसे हैं कि जो क़यादत इस वक्त बाहर काम कर रही है, गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं या शबरी फराज हैं, जिससे ये सब लोग हमारे पास आए हैं और साहबजादा साहब भी आए हैं। तो ये सब लोग हजरात आते रहे हमारे पास, ये सब लोग इस पे चाहते हैं कि इत्तेहाद बने। लेकिन वो फिर दबे लफ्जों में कहते भी हैं कि जी हम उनसे पूछेंगे, कहेंगे, खुल के तो नहीं कहते, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर कुछ लोग पार्टी की क़यादत से शायद साथ चलने के लिए तैयार नहीं है।
या जो क़यादत इस वक्त वाली पार्टी ने जिस क़यादत को नामजद किया है, जो काम कर रही है, वो उसके काम में टांग डालना चाहते हैं, रखना डालना चाहते हैं, और तब इस तरह के बयान जारी करके तो जो फासले होते हैं उसको बढ़ाते हैं। आप देखें जो उन्होंने बयान जारी किया वो उलमा की शान के बारे में तस्दीक की, और वो हर आलम जो मेरा कारकुन है वो उससे एकदम जोश में और जज्बात में आ गया है। तो ये समझे हमें इस तरह फिर हमें वो पीछे धकेल दिया गया है, जो इत्तेहाद के हम बहुत करीब पहुंच गए थे, हमें फिर एकदम पीछे धकेल दिया गया है। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, काबिज तो कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई की जो असल क़यादत है वो तो जेल में पड़ी हुई है, जो बाहर क़यादत है शायद वो उस तरह से अपनी पार्टी के अंदर उन्हें मामला से शायद कंट्रोल कर नहीं पा रही, जिसकी वजह से अंदर से कुछ ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिसकी वजह से वो भी नहीं चाहते इन बातों को, फिर बेचारे आके माजरतें करते हैं मौलाना साहब से, चाहते वो भी नहीं है ये हो, लेकिन वैसी बात पैदा होती है जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे कारकुनों तक पहुंच जाती है, फिर हमें वो मजीद मामला हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। असलम गौहरी साहब, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो यही है कि आपने कहा कि आप इत्तेहाद के बहुत करीब पहुँच चुके थे, राइट, और फिर ये मामलात हो जाते हैं, तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसका मतलब जो आप लोगों ने पेश किए थे वो तहरीक इंसाफ ने दूर कर दिए थे, ऐसा ही है? नहीं, उसमें कुछ बाकी थे, 40% के करीब अभी बाकी थे, और ये तय हुआ था कि ईद से कबल या ईद के बाद एक और मीटिंग करेंगे। तो वो अभी तक मीटिंग हुई नहीं है, जिसका हम इंतजार में, वो अभी तक मीटिंग हुई नहीं है। और मैं फिर एक दफ़ा आप पहले भी कह चुका हूँ, आपसे नहीं कहा मैंने, वो क्लियर कर दूँ कि हमारा कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि मौलाना अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाया जाए। हमारा कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि हमें सूबाई जमात में कुछ शेयर दिया जाए। हमारा ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि मौलाना फजलरहमान साहब को कायदे के खिलाफ बनाया जाए। हमारा ऐसा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि आइंदा फ्यूचर में जो इंतखाब हो उसमें कोई सीट एडजस्टमेंट हो। हमारे इनके दरमियान में जो 15-16 साल से फासले हैं, जो नजरियाती और सियासी, हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, यानी विदाउट डिमांड्स और सिर्फ नजरियाती जो दूरियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, वरना आप तैयार हैं और बहुत करीब भी हैं इस इत्तेहाद के। बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौहरी साहब बीइंग विद अस। अब देखना यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और तहरीक इंसाफ वाकई इस इत्तेफाक को इत्तेहाद में बदलने में कामयाब होते हैं, और होने के बाद ये जो तमाम तरह अपोजिशन जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामान के बाहर, वो हुकूमत को ईद के बाद टफ टाइम देती हैं या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।